Good morning, everyone. This is Siddharth Singh. Today we are going to start chapter 23, Australia Geographical Features. ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमको आज पढ़ना है. कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बेस पे पूरा ये चैप्टर बेस्ड है. फर्स्ट है आपका टू आइडेंटिफाई द कॉन्टिनेंटल एरिया, लोकेशंस एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन द मैप. ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप क्षेत्र, स्थिति और विस्तार पूरे मानचित्र में या मतलब पूरे मैप में. हाउ इज द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसका धरातली स्वरूप कैसा है उसके बारे में. हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की जलवायु वगैरह कैसी है. व्हाट सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, किस तरह की वहाँ की वनस्पति है और जीव जंतु किस तरह के हैं, उसके ऊपर. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से. ये आपका पूरी धरती के मैप है, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उसका मैप है. एशिया है, एशिया आपका सबसे बड़ा है ना. फिर यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका है और अटलांटिक है. चलिए फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं. ऑस्ट्रेलिया लाइज एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर and is the smallest continent of the world, located in Indian Ocean and Pacific Ocean. Together with New Zealand and Tasmania and adjoining Iceland, geographical form of Australia is called Oceania continent. The mainland forms of the continent are situated between 10 degrees south to 39 degrees south longitude and 113 degree east to 153 degree east longitude. The Tropic of Capricorn bisects into two equal parts. The continent is surrounded by oceans from all sides. The area from north to south is 3200 kilometers and from west to east is 3900 kilometers approx. On the east, Australia is surrounded by Coral Sea, Pacific Ocean, and Tasman Sea. On the north, New Guinea, Iceland, Bay of Carpentaria, Timor Sea, and Arafura Sea. On the southwest, Indian Ocean, and southeast lie the Tasmania Island, New Zealand, and Fiji Island in east. The main countries of this continent are Australia, New Zealand, Papua New Guinea, and Fiji. Australia is the only country in the world that covers the entire continent. It is also known as the Iceland continent. The area of Australia is 76,86,850 स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्स. ऑस्ट्रेलिया आपका एक ऐसा अकेला दुनिया में द्वीप है, पूरा जो कि पूरा द्वीप है. उसके अगल बगल के जो आपके उस कॉन्टिनेंट में अलग अलग ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो भी देश हैं उन सबको मिला के इसको ओशिनिया कहा जाता है. बाकी जनरली लोग इसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से ही जानते हैं. जब 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम लिया जाता है तो 7वां कॉन्टिनेंट आपका जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है उसे ऑस्ट्रेलिया के नाम से ही जाना जाता है. मोस्टली लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से ही बुलाते हैं. जनरली लगभग कोई, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किसी ने कहा होगा कि 7वां जो कॉन्टिनेंट है उसे हम ओशिनिया कहते हैं. ओके, तो आज एक चीज क्लियर हो गई कि उस कॉन्टिनेंट में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वो पूरा ओशिनिया कॉन्टिनेंट कहलाता है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़े भूभाग पे उसने, मतलब ऑस्ट्रेलिया आपका बहुत बड़े भूभाग पे सिचुएटेड है. ऑस्ट्रेलिया आपका साउथ हेमिस्फीयर पे या दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में स्थित है और ये सभी कॉन्टिनेंट में से आपका सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों को मिला के ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक स्वरूप आपका बनता है और इन सबको मिला के आपका ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है. इस महाद्वीप के जो प्रधान स्थलखंड है वो जो ऑस्ट्रेलिया है वो आपका 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में और 39 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में है. और जो आपका देशांतरीय विस्तार है वो 113 डिग्री से लेके
पूर्वी देशांतर से 113 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य आपका स्थित है। जब आपको लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ये जो डिग्रीज वगैरह लिखा रहता है ना। जो मकर रेखा है, जैसे हमारे यहाँ अपने देश में इंडिया से आपका बीचों बीच से निकलती है क्या, कर्क रेखा, है ना। वो भारत के 8 राज्यों के बीच में से निकलती है, जिसमें से आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे इलाके आपके आते हैं। टोटल 8 है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है, और इसका जो विस्तार है, जैसे अपना इंडिया का विस्तार है ऊपर से नीचे तक किलोमीटर में नापा जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का आपका विस्तार है आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर नापा जाए, साउथ टू नॉर्थ की तरफ नापा जाए, या साउथ या नॉर्थ की तरफ, या नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये आपका 3200 किलोमीटर का एरिया है ना। दक्षिण से उत्तर तक का जो पूरा एरिया है वो 3200 किलोमीटर का है, और पश्चिम से पूर्व का जो एरिया है, पूर्व पश्चिम का जो एरिया है वो 3900 किलोमीटर का है। तो ये हो गया आपका, इतने किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है ऑस्ट्रेलिया के। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको आपको नोट करके फोटो दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आसपास क्या क्या चीजें हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्या है, दक्षिण में क्या है, साउथ वेस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, इन सारी चीजों के लिए आप लोग कोई भी दिशा लिख के, जिस दिशा में जो भी है उसको लिख के एक लिस्ट बना लीजिएगा। उसको हम आपको दिखा देते हैं, है ना, तो ये ज्यादा आप लोग के लिए आसान रहेगा। जैसे इस पे लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट पे आपका कोरल सी है, पैसिफिक ओशियन है और तस्मान सी है, ठीक है। नॉर्थ पे आपका पापुआ न्यू गिनिया है, जो आइसलैंड है आपका। सेकंड है आपका बे ऑफ कारपेंट्रिया। तीसरा है आपका तिमोर सी और आराफारा सी, ठीक है, आराफारा सागर। साउथ वेस्ट में आपका इंडियन ओशियन है। साउथ ईस्ट में तस्मानिया आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है और फिजी है। इस तरह से आप लोग बना के लिख लेंगे तो आप ये आपका जल्दी याद हो जाएगा। ओके, और आपने देख लिया है कि कितने किलोमीटर है आपका, जो उसका क्षेत्रफल है वो आपका 76,86,850 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, बीच में आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक आइसलैंड का और बे का। बे आपको पढ़े होंगे आप, बंगाल की खाड़ी, बे को खाड़ी कहा जाता है, और आइसलैंड आपका द्वीप कहलाता है। तो आइसलैंड पे दिया हुआ है द लैंड एरिया टोटली सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड आइसलैंड। ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम द्वीप कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया आपका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया आपका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये आपका आइसलैंड कहलाता है, द्वीप कहलाता है, ठीक है। और बे, द सी एरिया सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड द बे। 3 ओर से भूभाग द्वारा घिरा हुआ समुद्री भाग खाड़ी कहलाता है। जैसे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की जो खाड़ी है उसका आप स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो वो जगह, वो स्पेसिफिक जगह 3 जगह से आपका जमीन से घिरी हुई है और एक जगह से आपका समुद्र आके मिलता है, तो वो आपका खाड़ी कहलाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सरफेस की तरफ। द मेजर फिजिकल सरफेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैन बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स ऑफ बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका वेस्टर्न प्लेटू। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ वास्ट प्लेटू। It occupies nearly 2/3 of the continent and lies from north to south. Due to lack of rain, and most of the plateau is desert or semi-desert. The northern part is occupied by the Great Sandy Desert and the southern part of Great Victoria Desert. The area is made up of old rocks. The plateau is rich in mineral deposits and gold mines of Kalgoorlie and Coolgardie of the area are famous in world. ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न भाग है वो आपका मतलब काफ़ी बड़ा आपका पठारी क्षेत्र है। प्लेटू को आपको पठार कहा जाता है।
जो महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का 2/3 भाग पे उत्तर दक्षिण तरफ फैला हुआ है। ओके, उत्तर से दक्षिण तरफ आपका, साउथ से नॉर्थ की तरफ आपका फैला हुआ है। तकरीबन 2/3 आपका जो एरिया है वो वेस्टर्न प्लेटो पे कवर होता है। यहाँ पे आपका बारिश बहुत कम होती है, इस वजह से आपका यहाँ पे डिजर्ट्स आपके ज़्यादा पाए जाते हैं। मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल, पूर्ण रूप से मरुस्थल आपका हो गया, जैसे थार का मरुस्थल है, वहाँ पे कहीं कहीं आपका पूरा मरुस्थल है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, झाड़ियाँ तक नहीं होती हैं। और कहीं कहीं आपका अर्ध मरुस्थल कहलाता है, मतलब आधा मरुस्थल होता है, आधी रेत होती है, कहीं मिट्टी होती है, कहीं थोड़े थोड़े बहुत पेड़ हो जाते हैं, ऐसा आपका है ना। आपका नॉर्थ साइड पे आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ठीक है। और साउथ तरफ आपका ग्रेट विक्टोरिया आपका डिज़र्ट है। ओके, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि साउथ आप लिख लीजिएगा, पहले साउथ के आगे लिख लीजिएगा क्या क्या है साउथ में, नॉर्थ बना लीजिएगा, नॉर्थ के सामने लिख लीजिएगा, इससे आपका याद करने में आसानी होगी, ठीक है। ये जो आपका इलाका है पश्चिमी पठार का, वेस्टर्न प्लेटू का, इसमें आपका ये पुरानी चट्टानों से बना हुआ है, यहाँ पे खनिज के भंडार भी पाए जाते हैं। और 2 सोने की खदानें आपकी, जैसे आपका KGF मूवी बनी हुई है कर्नाटक पे, कर्नाटक में आपका KGF की खदान थी, वैसे यहाँ पे 2 आपकी विश्व प्रसिद्ध सोने की खदानें हैं, जिनका नाम है आपका काल गुरली और कूल गार्डीज, ठीक है। तो ये आपका वेस्टर्न प्लेटू पे हो गया। एक एक चीज़ आप लोग नोट करते जाइएगा, जितनी दिशा का नाम दिया हुआ उस दिशा को सामने लिखिएगा, उसके सामने आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चले जाइएगा कि क्या क्या इस दिशा में आपका है, तो इससे आपका आसानी होगी याद करने में, ठीक है। द सेंट्रल लोलैंड्स, द सेंट्रल लोलैंड्स मीन्स आपका मध्यवर्ती निम्न भूमि। इन बिटवीन द वेस्टर्न प्लेटू एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स लाइज एन extensive lowland. It extends from the Bay of Carpentaria in north across the continent to the southern source of Australia. Many rivers flow in the lowland, but most of the rivers could not reach the sea and fall into the inland lakes. The biggest lake, Eyre, is situated in this area, so the major area around the Eyre Lake is known as inland drainage area. The inland drainage is the system where the rivers flowing fall in some water areas fall in the water area there instead of falling into sea. Okay. पश्चिमी पठार और पूर्वी पर्वत श्रेणियों के बीच में एक बहुत बड़ा आपका भूभाग आपका मैदानी क्षेत्र में आता है। ये मैदान आपका नॉर्थ में कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी से लेके साउथ में ऑस्ट्रेलिया के जो साउथ कोस्ट है, मतलब दक्षिणी तटीय जो क्षेत्र है, वहाँ तक फैला हुआ है। इस जो लोलैंड का जो भाग है, इसमें बहुत सारी नदियाँ आपकी बहती हैं, लेकिन वो उसमें से बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं, क्योंकि जितनी भी नदियाँ बहती हैं उनका जो लास्ट का डेस्टिनेशन होता है वो समुद्र तक ही होता है। लेकिन इनमें से बहुत सारी नदियाँ आपकी समुद्र तक नहीं पहुँचती हैं, वो आपका जो इनलैंड लेक्स वगैरह है उस पर जाके मिल जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। इसे हिंदी में अपवाह तंत्र भी कहा जाता है ना। अपवाह तंत्र को हम समझते हैं आगे चल के क्या होता है। इसी क्षेत्र में इस महाद्वीप की सबसे बड़ी जो आयर झील है वो भी यहीं पे स्थित है। मध्यवर्ती निम्न भूमि में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग आपका इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है, या अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र कहलाता है। अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र आपका वो चीज़ होती है जिसमें बहने वाली जो भी नदियों का पानी होता है वो समुद्र तक ना पहुंच के वो उसी क्षेत्र के, उसी मैदानी क्षेत्र के किसी झील में या जलीय क्षेत्र में पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसे हम इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। मर्रे एंड डार्लिंग, क्या तो नाम है इनकी नदियों का। मर्रे एंड डार्लिंग आर द मेजर रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बोथ रिवर्स फॉल इनटू सी इन द साउथ एंड ईस्ट रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट लाइज इन द Artesian basin. In this area, the water is obtained from artesian wells, which has helped in cattle rearing here.
मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। ये दोनों नदी आपकी समुद्र में गिरा करती हैं, मतलब इनका डेस्टिनेशन आपका समुद्र तक है, वहाँ तक पहुँच जाती हैं। मैदान के आपका दक्षिण पूर्व भाग में आपका कहाँ गया आर्टेसियन बेसिन है। इस क्षेत्र में आपका कुएं हैं जहाँ से आपका पानी मिल जाता है, जिसके कारण यहाँ पे आपका जो पशुपालन है उसका विकास अधिक होता है। ओके। ईस्टर्न माउंटेन रेंज, पूर्वी भाग की जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनके बारे में। There is parallel expansion of the mountain ranges from the Cape York Peninsula in east coast to the Tasmania Island in the south. They form a long belt of the high plateaus and are known as the Great Dividing Range. They are very narrow and high in south, the biggest peak in Australia. Kosciuszko is the highest peak in Australia. Okay. पूरे महाद्वीप के पूर्वी तट पर उत्तर में केप यॉर्क प्रायद्वीप से दक्षिण में आपका तस्मानिया द्वीप तक तट के समानांतर एक इन पर्वत श्रेणियों का आपका विस्तार है। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पठार हैं, लंबी पट्टी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण में ज़्यादा सक्रिय और ऊंची हैं, और ये जटिल नाम कोशिश्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा आपका पर्वत है। कोस्टल प्लेन्स, there is oceanic water all around the continent, hence there are narrow coastal plains in the continent. The sea sand and waterborne soil on the mouth of rivers in found here. महाद्वीप के चारों तरफ आपका महासागरीय जल है, इसीलिए महाद्वीप के चारों ओर सकरा समुद्र तटीय मैदान पाया जाता है। वहाँ समुद्री रेत और नदियों के मुहाने पर जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। Along the northeast coast of Australia extends a very long coral ridge known rocks of coral as the Great Barrier Reef. आपका कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो इसके बिहार पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ आपका किस जगह पे अवस्थित है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। दिस वर्ल्ड फेमस रीफ इज मोर देन 1920 kilometers in length, and its distance from the coast varies from 11 to 100 kilometers. This coral ridge has been formed as result of the depositions of the skeletons of tiny insects corals. The corals are tiny sea insects that live closely to the rocky sea floor. The corals grow in warm, clear, shallow water in the tropical regions. When the coral dies, there remains stick at its places and new corals grow on them. The vast remains of the corals are called the coral reefs. The coral reefs have colorful beings and vegetations. People from various parts of the world come to see this. The tourists go in submarines to see the coral reef. In the southeast of Australia lies New Zealand. New Zealand is the mountain island. In the north and south island there stretches a mountain range from north to south. In the southern island, this mountain range is called South Alps. The narrow Cook Strait divides the north and south island of New Zealand. नेट पे आप लोग सर्च करिएगा, कोरल लीफ की जो फोटोज हैं वो काफ़ी अच्छी रहती हैं, है ना। लोग इसको देखने के लिए सबमरीन हायर करते हैं, सबमरीन पे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आपके जो तटीय क्षेत्र है आपका 11 से 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र में आपका ये कोरल रीफ्स आपकी पाई जाती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आपका कोरल रीफ है, जिसको मूंगे की चट्टान कहते हैं। मूंगे की चट्टान है, उसके ऊपर आपका ये कोरल्स आपके जम जाते हैं। ये छोटे छोटे समुद्र के इंसेक्ट्स होते हैं, बाहर वाले इंसेक्ट जैसे नहीं होते हैं जैसे हमारे यहाँ मच्छर उच्छर पाए जाते हैं, वैसे इंसेक्ट्स नहीं है, ये समुद्र के हैं। इनकी
कलाकृतियाँ कुछ अलग होती हैं, इनका डीएनएस वगैरह अलग होता है। तो नेट पे सर्च करिएगा, फ़ोटोज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगी, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक ये मूंगे की चट्टान आपकी पाई जाती है, जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा संख्या में या बहुत बड़े एरिए पे सारी सी कोरल रीफ्स पाई जाती हैं या कोरल रिच पाई जाती है, तो इससे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से कह देते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। आप इसको 100% मान चलिए कि फाइनल एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा। इनकी लंबाई आपकी तकरीबन 1920 किलोमीटर है, ओके। और ये समुद्र तट से 11 से 100 किलोमीटर तक की दूरी तक आपके फैले होते हैं। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण, इसको हम प्रवाल भित्ति भी कहते हैं, इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नाम के बहुत छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनके अस्थि पंजरों के जमा होने से होता है। स्केलेटन आपका दिया हुआ है ना, तो यही है। तो जो प्रवाल भित्ति होते हैं, इसके मरने से, इसकी स्केलेटन की वजह से इनका निर्माण होता है, ठीक है। और प्रवाल आपका एक प्रकार का छोटा समुद्री जीव होता है जो समुद्र के तल के चट्टानों से चिपके रहते हैं। इन्हें आपका उथला पानी होना चाहिए, मतलब बहुत गहरा पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और साफ सुथरा पानी होना चाहिए जहाँ पे ये पनप सके। प्रवाल जीवों के मरने पर उसके जो अस्थि पंजर होते हैं वो अपने स्थान पे भी जमे रहते हैं। वो मर जाते हैं फिर भी वो चट्टान पे जमे रहते हैं, और उनके ही जगह पे जो मरी हुए वो स्केलेटन्स होते हैं, स्टिक्स होती हैं, उन्हीं की जगह पे आपको दोबारा आपकी नई प्रवाल भित्ति या कोरल आपके जमने स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। और यही इनका जो सिलसिला है, भाई एक मरता है उसी के ऊपर दूसरा आ जाता है, फिर उसी के ऊपर तीसरा आ जाता है, ऐसे करते करते ये बहुत बड़े एरिया पे आपका बन गया है। प्रवाल भित्ति आपके रंग बिरंगे कलर के होते हैं, और ये जीव और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। लोग अंडर वाटर डाइविंग करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, ओके। और छोटी छोटी आपकी इसका मुझे नाम से नहीं है, छोटी छोटी जहाज़ होती हैं, वो पूरी चारों तरफ से पैक होती हैं, उसके अंदर लोग जाते हैं और समुद्र के अंदर जाते हैं इन कोरल रीफ को देखने के लिए। सबमरीन्स लोग हायर करते हैं इसको देखने के लिए, है ना। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है। साउथ ईस्ट में आपका न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड आपका एक पहाड़ी क्षेत्र है। उत्तर तथा दक्षिण दोनों द्वीपों में एक पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है, ठीक है। दक्षिण द्वीप में इस पर्वत श्रेणी को आपका साउथ आल्प्स कहा जाता है। न्यूजीलैंड के उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीपों को सकरी कुक जल संधि एक दूसरे से अलग करती है, ठीक है। कुक स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी पढ़िएगा। क्लाइमेट, एज ऑस्ट्रेलिया लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, द सीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अपोजिट टू दोज ऑफ नॉर्दर्न hemisphere. When India, which is in northern hemisphere, has summer, that time there is winter in Australia. ऑस्ट्रेलिया आपका दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब हमारे यहाँ गर्मी का टाइम होता है तो ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे ठंडी आ रही होती है, ठीक है। On 22 December, the straight sun rays fall on the Tropic of Capricorn. Tell what seasons will be in India and Australia on that day, ठीक है। तो ये आपका इसको आप मुझे भेजिएगा इसका आंसर, अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तब। बाकी आप लोग देखते हैं नहीं, पता चलेगा कि कौन कौन वीडियो देखता है। इसका आंसर जरूर भेजिएगा, ठीक है। 22 दिसंबर को जब सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा पे पड़ रही होती हैं, उस समय पे ऑस्ट्रेलिया में और भारत में कौन सा मौसम रहता है ये आपको बताना है, ठीक है। The rains mainly occur due to southeast trade winds in Australia due to surfical structure shape of Australia continent. The east mountain regions get very heavy rain, while the central and western part
remain dry. Except the eastern mountain ranges, there are so high mountain ranges in the western and central parts of Australia which could stop heavy rain winds that pour rains. Hence, in the western Australia, there is a vast desert. In the north coast by trade winds, and in the southern coast, especially in Tasmania Island, rains occur by western winds. ऑस्ट्रेलिया में आपका दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं के कारण आपकी वर्षा होती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की धरातली बनावट जो है उसके कारण जो ईस्टर्न जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें अधिक वर्षा होती है और शेष मध्य पश्चिमी भाग में आपका मौसम सूखा रहता है। ठीक है, पूर्वी श्रेणियों के अलावा पश्चिमी और मध्य भाग में कोई ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र नहीं है जो भाप भरी हवाओं को रोक सके और वर्षा हो, इसलिए वहाँ पे बारिश होती नहीं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की जो पश्चिमी भाग है, जो वेस्टर्न एरिया है, वहाँ पे आपका मरुस्थल ज़्यादा है। जैसे देखिए भारत का एरिया अपन ले लेते हैं। भारत में राजस्थान वगैरह में जहाँ पे जैसे जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, जहाँ पे आपका मरुस्थल आपका ज़्यादा है, वहाँ पे बारिश ना होने का वजह ये होता है क्योंकि देखिए वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, वहाँ पे प्लेन से पूरा मैदान है। जो आपकी हवाएं चलती हैं, जो मानसूनी हवाएं चलती हैं, जिसमें आपका जिस बादल में पानी होता है वो किसी पहाड़ से टकराएंगे नहीं तो पानी नहीं गिरेगा। जो आपका क्या कहते हैं अरावली पर्वत श्रेणी है, वो उन हवाओं के पैरेलल स्थित है, इसीलिए हवाएं उसको क्रॉस करके आगे निकल जाती हैं, तो वहाँ पे बारिश आपकी होती नहीं है। ये रीज़न है। जैसे आपका मासिन राम का जो एरिया है, चेरापूंजी का जो एरिया है आपका उसमें मिजोरम वगैरह में है ना, तो वहाँ पे आपके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहाँ पे आपके जो मानसूनी बादल हैं, हवाएं हैं, वो वहाँ से टकराती हैं और पास नहीं हो पाती हैं और बारिश आपकी वही हो जाती है। ये सेम चीज़ आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, कहीं कहीं आपके ऊंचे पहाड़ हैं तो वहाँ पे आपका वो बादल क्रॉस नहीं हो पाते हैं और बारिश वही हो जाती है। Vegetation and wildlife. The climate and surface structure of any area affects the vegetations. The vegetations are found in Australia as per rain distribution. The coastal areas which receive heavy rains abound with long trees and forest. The western and central drylands are full of thorny bushes and grasses. किसी भी क्षेत्र की जलवायु और जो धरातल का स्वरूप होता है, उसके मतलब सरफेस का स्वरूप होता है, उस क्षेत्र की वनस्पति पे आपका ही प्रभाव डालता है, वेजिटेशन पे भी प्रभाव डालता है। जिस हिसाब से उसका मौसम होगा उस हिसाब से आपकी वेजिटेशन होगी। जैसे आप ईस्टर्न भाग पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको सदाबहार वन मिलेंगे, वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, लगभग साल भर बारिश होती है। वहाँ के पेड़ आपके हमेशा हरे भरे होते हैं, पत्ते उनके बड़े होते हैं, है ना। आप राजस्थान चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको झाड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी। रीज़न ये है कि वहाँ की धरती में पानी बहुत कम है सरफेस पे, इसीलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, धीरे धीरे वो बबूल का पेड़ उगता है वहाँ पे जिसमें पत्ती नहीं होती है। पत्ती नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए आपका पानी की ज़रूरत आपको पड़ती है। पानी नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, है ना। तो एक ये हो गया। तो अलग अलग एरियाज पे आपका प्रभाव पड़ता है वहाँ की वर्षा का। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में जहाँ पे बारिश आपकी ज़्यादा होती है वहाँ बहुत बड़े बड़े आपके पेड़ पाए जाते हैं, और वेस्टर्न भाग में और सेंट्रल भाग में आपका मौसम शुष्क है। इसकी वजह से वहाँ पे मतलब सूखा मौसम, इसलिए वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ वगैरह आपकी और घास वगैरह ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, The central regions of Australia, which receive little rain, have trees and grass equally. There are two types of grassland here. In the north there is tropical grasslands, and in the south of Murray-Darling Basin has temperate grassland, which is known as downs also. There are a lot of kangaroos in this region. The kangaroo is the national animal of Australia. Emu, kookaburra, and lyrebird are other different birds.
ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पेड़ और घास आपके दोनों बराबर पाए जाते हैं। यहाँ आपका दो प्रकार की घास पाई जाती है। उत्तरी क्षेत्र में आपका नॉर्थ एरिया में उष्णकटिबंधीय घास आपकी भूमि, और दक्षिण में मर्रे डार्लिंग बेसिन में शीतोष्ण घास भूमि पाई जाती है, जिसे डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपका कंगारू आपका पाया जाता है। कंगारू आपका ऑस्ट्रेलिया का आपका नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है ना। और एमू, कूकाबूरा एंड लायर बर्ड्स भी आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। तो टॉपिक दिया हुआ है एमू। द एमू इज लार्ज साइज बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई बट कैन रन वेरी फास्ट। एमू आपका उड़ तो नहीं सकता है, लेकिन दौड़ बहुत तेज सकता है, और ये बड़ा भी होता है। एमू की फ़ोटो इस पर दी नहीं हुई है, तो आप लोग सर्च करिएगा। कंगारू दिया हुआ है, कीवी दी हुई है ना। कीवी आपका एक फल भी आता है, खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। भारत में पैदा होता नहीं है, न्यूजीलैंड से आता है, इसीलिए महंगा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरा आपका कुकाबूरा। द कुकाबूरा इज कॉल्ड द लाफिंग जैकाल बिकॉज ऑफ इट्स peculiar laugh like कॉल। विचित्र बोली और हंसी के कारण इसको लाफिंग जैकॉल भी कहते हैं। लास्ट है आपका लायर बर्ड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। Kiwis and penguins are famous birds of New Zealand. Kiwi is the national bird of New Zealand. This cannot fly but run very fast. संसार का आपका सबसे सुंदर पक्षी के तौर पे जाना जाता है लायर बर्ड को। और कीवी और पेंगुइन न्यूजीलैंड के आपके फेमस बर्ड्स हैं। कीवी आपके न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। ये उड़ नहीं सकता है, लेकिन दौड़ता बहुत तेज है। ये चैप्टर आपका आज ख़त्म हो गया। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट।